हेलो प्रतिभा। आवाज आ रही है? प्रतिभा यस आवाज आ सर, गुड मॉर्निंग। और आपने ये जो पहली क्लास क्यों नहीं करी है पॉलिटी वाली? हम्म। सर ये कब से स्टार्ट हुआ? सर मैंने पहली क्लास तो की थी। कल करी थी, परसों के दिन। सर परसों क्लास था क्या? हाँ, 10 बजे था। चलो, उसका मैं लिंक भेज दूंगा और इसे यहाँ से जो है आगे कैरी करना, ठीक है? ओके सर। हम्म। तो चलिए, फिर जो है स्टार्ट करते हैं। इसका टाइम जो है कुछ और रख लेंगे, ताकि जो है सभी बच्चे आसानी से जो है ज्वाइन भी कर सकें। ओके सर। और प्रतिभा, आपका फी कब तक फेड होने वाला है? प्रतिभा, मुझ पे बहुत प्रेशर है। सर मैं समझ रही हूँ, पर मैंने बात की है सबसे, और वो जो उनका वो बोले रिफंड करने के लिए, तो वो हो सकता है 1-2 दिन में कर दे तो हम आपको दे देंगे। ठीक है, ठीक। चलो, तो शुरू करें प्रतिभा। हम जो है ना, हेलो ममता, आवाज आ रही है? यस सर। पॉलिटी का हमने पहला लेक्चर जो है ना वो मतलब हो गया था। ये दूसरा लेक्चर है और उसमें मैंने आपको कुछ बहुत बेसिक चीजें बताई थी। जब तक एक दो बच्चे और जुड़ते हैं तो उसमें मैं आपको बता देता हूँ कि हमने क्या क्या। सर हाँ हाँ। पहले जो रितेश सर पढ़ाए थे वो। अब वो जो है ना, देखो क्या है कि पॉलिटी अभी उनको एक दूसरे प्रोग्राम के अंतर्गत कंडक्ट किया गया है। तो पॉलिटी वाला ये वाला सेक्शन मैं ही पढ़ाऊंगा, ठीक है? ओके दूसरे सर। प्रोग्राम में मेंस के लिए जो है आपके साथ वो आने वाले हैं, मेंस का आंसर राइटिंग करवाने वाले हैं, ठीक है? अच्छा ठीक है। तो इस वजह से शेड्यूल नहीं वो हो रहा था। चलो, मैंने लास्ट क्लास में आपको बता दूं कि ध्यान से सुनना, बहुत 5 मिनट में रिवाइज करवा देता हूं, ठीक है? अच्छा, सबसे पहले आता है कि संविधान क्या है। क्वेश्चन तो दिमाग में सबसे पहले यही आता है कि भाई संविधान क्या होता है। तो संविधान उन प्रावधानों का संग्रह है। किसका? उन प्रावधानों का संग्रह है जिसके अनुसार किसी देश का शासन चलाया जाता है। किसी देश का शासन चलाया जाता है, मतलब कि बिना संविधान के कोई देश का शासन संभव नहीं है। तो ये संविधान, अब जैसे कि उन प्रावधानों या उन दस्तावेजों का संग्रह जिसके अनुसार किसी भी देश का शासन चलता है। कोई भी पूछे संविधान क्या है तो बता देना कि भैया वो दस्तावेज है जिसके अनुसार किसी भी देश का शासन चलाया जाता है, ठीक है? अब देखो, कोई भी देश हो, वहां कैसा भी सिस्टम हो, चाहे पार्लियामेंटेरियन सिस्टम हो या जो है राजशाही हो या कोई भी सिस्टम हो, संविधान तो होगा ही होगा। संविधान दरअसल जो है अनुशासनात्मक दस्तावेजों का क्या है, कलेक्शन। ये अनुशासन सिखाता है। अब जैसे कि आपने देखा होगा कि चाहे हिंदुज्म में या चाहे फिर इस्लाम में जो कुरान हदीस है, हिंदुज्म में जो गीता रामायण और ये जो है ग्रंथ है, वो दरअसल उस समय की सोसाइटी का संविधान है। जैसे आज का हमारा जो भारत का संविधान है, इसी तरह अपने रामायण गीता देखो ना, सब इसमें क्या है कि आपको कैसे रहना है, सिविल कोडिट के बारे में। तभी तो आप देखो कुरान में कैसे रहना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। हदीस में वही चीज है, रामायण में वही चीज है, कैसे एक्ट करना है, कैसे नहीं करना है। तो ये क्या है दरअसल, अब सिविल कोड ऐसा ही होता है। तो ये दरअसल जो है उस समय का संविधान है, जैसे आज का हमारा मॉडर्न संविधान है। तो संविधान हर एक देश में जरूरत होती है, संविधान हर एक परिवार में जरूरत होती है, हर एक घर में जरूरत होती है। अगर संविधान नहीं होगा तो सारी चीजें मैसिव क्या हो जाएंगी, बर्बाद हो जाएंगी, खराब हो जाएंगी, उनका कोई मोल नहीं रहेगा। तो ये संविधान जान गए। अब इसके बाद राज व्यवस्था। आप पूछते हो ना कि मेरा सब्जेक्ट जो है संविधान और राज व्यवस्था है, पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन। सब्जेक्ट पॉलिटिक्स नहीं होता। पॉलिटिक्स ये पॉलिटी का एप्लीकेशन है। तो संविधान और राज व्यवस्था, यहाँ राज व्यवस्था से बेटा क्या मतलब है? राज व्यवस्था का मतलब ये है कि राज व्यवस्था संविधान का व्यवहारिक प्रयोग है। ये जो राज व्यवस्था संविधान का, किसका? इस संविधान का व्यवहारिक प्रयोग है। व्यवहारिक प्रयोग है।
तो राज व्यवस्था संविधान का क्या है भाई? व्यवहारिक प्रयोग है। अब कैसे व्यवहारिक प्रयोग है, क्वेश्चन यही उठने लगता है कि व्यवहारिक प्रयोग कैसे है। अमोल, चलो यहां से आप जो है वो करना, मैं एक लेक्चर और भेजूंगा, ये पॉलिटी एकदम न्यू स्टार्ट हुआ है, ठीक है ना, और आप शायद परसों के दिन नहीं आ पाए थे, ठीक है। तो राज व्यवस्था संविधान का व्यवहारिक प्रयोग है, और संविधान को लागू करने के क्रम में जो विषय और मुद्दे आते हैं, जैसे कि संसद के कानून, न्यायालय के जो निर्णय हैं, और विभिन्न प्रकार की जो नीतियां, संस्थाओं और जो संस्थाओं के द्वारा जो पॉलिसीज है, ये सभी क्या है? इसका व्यवहारिक प्रयोग है। उदाहरण से समझो, अगर आपसे कोई पूछे कि भाई संविधान और राज व्यवस्था, पॉलिटी यानी सॉरी कॉन्स्टिट्यूशन और पॉलिटी में क्या अंतर है, आपको बताना है कि भैया बड़ा सिंपल अंतर है। संविधान उन प्रावधानों का संग्रह जिसके अनुसार किसी देश का शासन चलाया जा सकता है या चलाया जाता है। अब संविधान का जो एप्लीकेशन, व्यवहारिक प्रयोग पॉलिटी है। क्या है? संविधान का व्यवहारिक प्रयोग पॉलिटी है। अब आपसे कोई पूछे कि भाई उदाहरण देके बता दो, तो आप उदाहरण देके बता देना कि देखो कैसे है। तो आप देखो आर्टिकल 17, आर्टिकल 17 अनुच्छेद 17 है, ये कहता है अस्पृश्यता एक दंडनीय अपराध है। संविधान में तो लिख दिया गया अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता, अस्पृश्यता मतलब छुआछूत, तो अस्पृश्यता एक दंडनीय अपराध है, दंडनीय अपराध है। तो देखो भैया ध्यान से समझना, ये क्या है? ये संविधान है। आपको संविधान में ये नहीं बताया जाएगा कि अगर आप ऐसा कुछ करोगे तो आपको इतनी साल की जेल होगी। संविधान ने ये बता दिया कि ऐसा एक्ट करोगे तो ये जो है इसमें दंड दिया जाएगा। अब कितना दंड दिया जाएगा, कैसे दंड दिया जाएगा, वो कौन बताएगा? वो पॉलिटी बताएगी। तो जैसे कि मान लो कि अस्पृश्यता निवारण अधिनियम, अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम जो है, ये क्या है? पॉलिटी है। कि अस्पृश्यता अनुच्छेद 17 देखोगे कि छुआछूत एक दंडनीय अपराध है, दिस इज अ कॉन्स्टिट्यूशन, ये क्या है? संविधान है। और इसका व्यवहारिक प्रयोग क्या होगा कि अगर आप किसी के साथ ऐसा प्रैक्टिस करते हो तो आपको जो है इतने साल का जेल होगा, इतने साल का कारावास होगा, इतना पैसा आपको जो है ना पेनाल्टी लगाई जाएगी। वो क्या है? वो इसका व्यवहारिक प्रयोग हुआ कि नहीं, उसका एप्लीकेशन हुआ कि नहीं। तो वही एप्लीकेशन क्या है? पॉलिटी है। तो आप अब बता सकोगे ना कि कॉन्स्टिट्यूशन और पॉलिटी में क्या अंतर है? बताओ ममता, प्रतिभा और अमोल। यस सर, बता लेंगे। पक्का? यस सर। चलो, तो ये तो बेसिक था, कल की क्लास में जो है ये सारी चीजें हुई थी। आज से जहां देखो, कल की क्लास में शेयर कर दूंगा, आपको संविधान की कुछ शब्दावलियां पता होना चाहिए। अगर वो नहीं पता होंगी तो फिर आगे जो है आप चीजें देखो, जब हमें कोई चैप्टर नहीं समझ आता है तो हम अगले चैप्टर को लिंक नहीं कर पाते हैं। और मैं हमेशा, मेरा पढ़ाने का एक ये तरीका रहा है कि मैं एकदम जीरो लेवल से, बेसिक लेवल से पढ़ाता हूं, ताकि जो है स्टूडेंट को कभी भी किसी भी वक्त कोई भी ऐसा जो है इशू ना आए, समझने में समस्या ना हो। तो पिछला लेक्चर में मैंने आपसे बस ये बता देता हूं कि डिस्कस किया था भाग, या बहुत जल्दी से डिस्कस भी कर देता हूं फास्ट मैनर पे, हम 1.5 घंटे की क्लास रख लेंगे, चलेगा ना? चलो, तो डिस्कस कर देता हूं फास्ट मैनर में बहुत। तो संविधान की शब्दावलियां, संविधान की शब्दावलियां। अच्छा, आप हमेशा बोलते हो कि संविधान में इतने भाग हैं, तो भाग क्या होता है दरअसल? सबसे पहले तो हमें इसका भाग पता होना चाहिए। तो देखो, सर्वप्रथम संविधान को देखो, हमारी संविधान क्या है? ये किताब है। तो इस किताब को हमने किसमें? भागों में बांट के रखा है। तो सर्वप्रथम संविधान को भाग में बांटा गया, ठीक है। तो बता दोगे कि जो संविधान है हमारा वो भागों में बटा है। अध्याय क्या चीज होती है? अध्याय क्या है? देखो, सभी भाग को नहीं, लेकिन जो बड़े बड़े भाग हैं, तो बड़े बड़े भागों को जो है ना, जो मतलब बड़े भाग थे, उनको अध्याय में बांट दिया गया है। मतलब जो मान लो कि जैसे कि भाग कितना, भाग 5 है, ये काफी बड़ा है, तो इसमें कितने कुछ चैप्टर बना दिए, कुछ अध्याय बना दिए गए। तो भागों को किसमें भाई? अध्याय में बांटा गया है, भागों को अध्याय में बांटा गया। इसके बाद बात बेटा आता है अनुच्छेद। अनुच्छेद आता है, आप सुनते होंगे कि अनुच्छेद यानी आर्टिकल। तो अध्याय और भाग को किसको? अध्याय यानी चैप्टर, और भाग को किसमें?
अनुच्छेद में बांटा गया है। कैसे? जैसे कि हम बोलते हैं ना कि अनुच्छेद 12 से 35, ठीक है, ये भाग किसके अंतर्गत है? पार्ट 3 के अंतर्गत है, फंडामेंटल राइट। तो पार्ट 3 को किसमें हमने अनुच्छेद में बांट दिया है, ठीक है, तो ये अनुच्छेद है। अनुच्छेद के बाद बेटा आता है परंतुक। ये नहीं आप सुने होंगे कभी भी, क्लाज, इसको क्लॉज बोलते हैं, परंतुक। परंतुक जो है अनुच्छेद को यानी आर्टिकल को परंतुक में बांटा गया है। जैसे कि आपने ऐसा सुना होगा, अनुच्छेद 39 क्लॉज ए, या हिंदी में इसको परंतुक ए कहोगे, ठीक है। Yes, sir. तो ये क्या है? आजीविका का साधन, जो अनुच्छेद। तो ये क्लॉज है ना, इसे परंतुक बोलते हैं। जैसे ऐसे लिखा होगा आर्टिकल 39 ए, तो आप ये आर्टिकल 39 क्लॉज ए पढ़ते हैं इसको, क्लॉज ए, यानी क्लॉज मतलब ये परंतुक। ये किसका भाग है? अनुच्छेद का ही भाग है। मतलब तो जो जहाँ है ए या बी रहेगा वहां तब परंतुक हो जाएगा। क्या है? जैसे ए और बी करके जहाँ रहेगा वहां परंतुक रहेगा। हाँ, ये परंतुक इसको कहते हैं, परंतुक। इंग्लिश में क्लॉज पढ़ते हैं, ठीक है। जैसे आप जो है नोट्स आप देखना, या एम लक्ष्मीकांत उठा के देखना, तो इसमें लिखा होगा कि जो है आर्टिकल 39 ए, 39 बी या 19 ए। हाँ सर, पॉलिटी के क्लास में, रीचा मैम की क्लास में देखा है, ऐसा आंसर आता है। ठीक है, तो ये यही क्लॉज है। अगर बताओ कि बेसिक हमें यही नहीं पता होगा कि इसको क्या कहते हैं, तो फिर आगे हम कैसे समझ पाएंगे? तो इस वजह से बेसिक जरूरत होता है किसी भी सब्जेक्ट का। तो ये 39, तो इसको क्लॉज पढ़ते हैं। अब एक होता है बेटा सब क्लॉज। क्या होता है? उप परंतु कहते हैं, सब क्लॉज कहते हैं। अब सब क्लॉज क्या होता है कि जो बड़े बड़े क्लॉज हैं उनको सब क्लॉजेस में बांटा गया है। जैसे आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए। तो ये तो क्या हो गया? ये आर्टिकल, इसको क्या कहते हैं? आर्टिकल, इसको क्लॉज और इसको सब क्लॉज, ठीक है। तो जो बड़े बड़े कुछ क्लॉज हैं उनको किसको? सब क्लॉज में बांटा गया है, ठीक है। अब देखो अनुसूची, तो अनुसूची संविधान के अंत में जोड़ी गई, और विषयों की वो सूची है जो संविधान के किसी प्रावधान की व्याख्या करती है। अनुसूची संविधान के अंत में जोड़ी गई विषयों की वो सूची है जो संविधान के किसी भी प्रावधान की क्या करती है भाई? व्याख्या करती है, उसको अनुसूची कहलाती है। तो ये तो भैया आपका हो गया ये पूरा, ठीक है। एक बेसिक चीज, अब हमें संविधान का वर्णन, तो संविधान के वर्णन के अंतर्गत मैं आपको बता दूं, संविधान का वर्णन, देखो भाई, वर्णन के अंतर्गत ये ध्यान रखना कि हमारा जो है दर्शन वाला पार्ट करीब 35% है। सरकार का गठन, सरकार का गठन जो है 50% है, और विविध करीब 15 से 20% है, ठीक है। तो दर्शन वाले में हम क्या क्या पढ़ेंगे? दर्शन में हम प्रस्तावना, प्रस्तावना, फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी और फंडामेंटल ड्यूटी, ये हमारा दर्शन वाला पार्ट है। ये हम दर्शन में पढ़ेंगे, ठीक है। सरकार के गठन के अंतर्गत करीब 50% एरिया है, और विविध में, तो मैं बार बार एक शब्द बोल रहा हूं, सरकार। ये क्या सरकार क्या बला है भाई? सरकार जो है ये वो संस्था है जो शासन चलाने का कार्य करती है। संस्थान वो संस्था है जो शासन चलाने का कार्य करती है, उसको सरकार कहते हैं। लिखते भी जाना है। तो सरकार वो संस्था है जो शासन चलाने का कार्य करती है, उसको सरकार कहते हैं। अब सरकार को हम सामान्यतः सरकार के जो भाग हैं, जैसे कि विधायिका, विधायिका, कार्यपालिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, न्यायपालिका। देखो भैया ध्यान से सुनिएगा, विधायिका, विधायिका कहां से, किस शब्द से आया? विधि, विधि मतलब नियम, नियम मतलब कानून।
तो जो नियम और कानून को बनाएगी, यानी वो संस्था जो कानून बनाने का कार्य करती है, उसको विधायिका कहते हैं। वो संस्था जो नियम कानून बनाती है, सर नियम इसको कानून बनाती है, उसको विधायिका कहते हैं। गुड मॉर्निंग व्यवस्थापिका भी कहते हैं। क्या चीज? विधायिका को व्यवस्थापिका भी कहते हैं क्या? व्यवस्थापिका जी, ठीक है। प्रभा इतना लेट कैसे हो? सर एक्चुअली रूम की लाइट आज खराब हो गई है, तो उसी की वजह से प्रॉब्लम हो गई। इलेक्ट्रिशियन को बुलाया, वही काम चल रहा, तो मम्मी ने बोला दूसरे रूम में तुम क्लास अटेंड करो जा करके। अभी देखो मैंने जब मैं करेक्ट टाइम पर आ गया था। तो वो संस्था जो नियम बनाती है वो विधायिका कहलाती है, जो नियम लागू करती है वो कार्यपालिका कहलाती है, और इन दोनों के बीच अगर विवाद हो जाए तो जो निपटारा करती है वो न्यायपालिका कहलाती है। ठीक है, चलो मैं बाकी का कल वाला लेक्चर शेयर कर दूंगा, ये बहुत डिटेल में हुआ है। आज का हमें समझ आएगा सारी चीजें, पर मैं बोलूंगा कि अगेन ये चीजें जो है कल की समझा रहा था, ताकि जो है कल का क्लास हो चुका था तो जो बच्चे हैं तो आ जाएं ओवरऑल। ठीक है, प्रभा एक बार जो है हुमा को भी बोल दो। देखो यूपीएससी में एकदम दिमाग में कॉल कर रहे हैं। एक चीज मैं आप सभी को आज बताने वाला हूं, या तो एकदम छोड़ दो यूपीएससी को, सबकी बस की बात नहीं है, एकदम क्लियरली बोल रहा हूं मैं। बच्चों को ये कह के नहीं बोलता कि जो है हो जाएगा नहीं होगा, ठीक है। ये मेरे अंदर नहीं है कि मैं कुछ चंद पैसों के लिए जबरदस्ती की नहीं हो ही जाएगा, न ही मैं डिमोरलाइज करता हूं कि आप कर ही ना। यूपीएससी इतना बड़ा नहीं है कि आप कर ना पाओ, लेकिन यूपीएससी के लिए सबसे जरूरी है कंसिस्टेंसी, कंटिन्यूटी और मेहनत। ठीक है, ये यूपीएससी का काम जो है ना ऐसे नहीं चलता कि 2 दिन क्लास किया, 3 दिन आउट रहे, 4 दिन क्लास किया फिर आउट रहे। इससे यूपीएससी नहीं होगा, और लिख के दे दूंगा कि नहीं होगा। ठीक है, और मुझे थोड़ा सा भी कहने में किसी को गुरेज नहीं होगा। अगर कंसिस्टेंट नहीं रहता है, कंटिन्यू नहीं रहता है, तो यूपीएससी में बोल रहा हूं कि अभी छोड़ दो, बेहतर है। ठीक है ना, अपनी एनर्जी बर्बाद करो, बहुत दुनिया में काम है करने के लिए, सिर्फ अकेला यूपीएससी नहीं है। और ना ही कोई अगर यूपीएससी कर पाता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो उसका मतलब मर ही आता है। तो अगर ना हो बस का तो छोड़ दो, सबको बोल रहा हूं मैं। ठीक है, और अगर बस का है, लगता है कि नहीं हम इसी के लिए बने हैं, तो फिर करो ना उसके लिए काम। अगर मर भी रहे हो ना तो करो क्लास, पढ़ो। देखो यूपीएससी एक त्याग है, और अगर इस त्याग को नहीं हो रहा है ना तो रहने दो ना, बहुत सारे काम है। पर नहीं नहीं, यूपीएससी करना है, नाम के आगे ये है। एक वीडियो देखकर, मोटिवेशन वीडियो और जो है मोटिवेटर्स को देख करके नहीं कर लेंगे, वी कैन डू दैट, वी कैन डू दैट, ऐसे काम नहीं होता है। ठीक है, आप कर सकते हो, लेकिन उसके लिए मेहनत की जरूरत है। आप लोगों की हालात देखता हूं ना, क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूं कि एक देवी सिंह क्लास में बैठा होता है आपके साथ, और एक देवी सिंह पढ़ा रहा होता है। जब मैं आप लोगों की हालात देखता हूं तो मुझे रोना आता है कसम से, कि कैसे आप यूपीएससी क्लियर करो। तो प्लीज, आपके लिए एक बच्चा भी कभी बोल देता है कि सर ये क्लास करवा दो प्लीज, मैं एक बच्चे के लिए कुछ भी करने को तैयार रहता हूं, एक बच्चा। पर अगर आप नहीं अंदर, सर उमा कॉल नहीं उठा रही है। रहने दो रहने दो। तो पता है, कभी कभी जो है ना बहुत अंदर से टूट जाना होता है कि आप जिसके लिए सब कुछ कर रहे हो और वही कुछ नहीं कर रहे हैं, तो फिर क्या ही है। तो प्लीज, अगर नहीं करना है यूपीएससी तो और काम है, बहुत सारे काम है, उन काम पे फोकस करो। और अगर करना है तो हर हाल में कर दो, इसमें कोई एक्सक्यूज और बहाना नहीं चलता। 8 लाख फॉर्म पड़ते हैं, और 50,000 आपके साथ वो बच्चे कंपटीशन में हैं जो 16 घंटे तो नहीं, लेकिन कम से कम 12-14 घंटे मेहनत करते हैं, वो लोग कंपटीशन में हैं। वो लोग कंपटीशन में हैं कि जहां जो है दिल्ली जैसी जगह एकदम उस पे बैठे हैं, मतलब एक सेंटर पे बैठे हैं। ठीक है, वैसी वहां पर भी बच्चे हैं जेएनयू जैसे प्रोफेसर से पढ़ रहे हैं। आपके साथ कॉम्पिटिशन्स को तो देखो कि कौन है कॉम्पिटिशन में। लेकिन अगर ये नहीं देखना है, नहीं यूपीएससी कर लेंगे कर लेंगे कर लेंगे, 2 दिन इधर क्लास की 2 दिन उधर क्लास की, हो जाएगा हो जाएगा। अरे हो जाएगा, लेकिन ऐसे तो नहीं होगा। ठीक है, मैंने जो है ना ऐसे भी लोगों को देखा है कि 10 साल तैयारी किए, एक बार पीटी नहीं निकला। और मैं ऐसे भी लोगों को जानता हूं, मेरे घर पे ही है, जो है पहली बार में 21 साल की उम्र में अपने अंतिम स्टेज पर हैं, पीटी मींस के बाद अंतिम स्टेज पर है, 21 साल की उम्र में, बिना कोचिंग। पता है क्या है? टेम्परेचर 3 डिग्री टेम्परेचर होता है,
यहाँ पर भाभी नहीं मैं उनसे पूछवा था, 3 डिग्री टेम्परेचर होता है, सुबह के वो 7 बजे, और 4 किलोमीटर लाइब्रेरी पैदल जाता है या फिर साइकिल से जाता है, और रात में 10 बजे वापस आता है। मैं किसी और की बात नहीं, हुक्म की बात कर रहा हूँ, मेरा छोटा भाई। ठीक है, यूपीएससी ऐसे हुआ करता है। लगो ना, मैं हूं आपके साथ, जब भी जितनी भी जरूरत पड़ेगी। और लिख के रख लो, आप ना डायरेक्ट जो है ना, आप जितनी भी जो भी कोई मुझे कॉल करता है, पिक करता हूं उसको 1 घंटा 2 घंटा मैं कॉल पे बतिया लेता हूं कि भाई ऐसे करना है, ऐसे नहीं करना है। भारत में कोई भी टीचर को लगा लेना, आपको 5 मिनट से ज्यादा टाइम देते तो बताना। आपको 12 बजे भी आप लोग कॉल करते हो तो 12 बजे भी कॉल रिसीव करता हूं, आप 12 बजे भी बोलते हो कि सर ये करना है, ये कर दो। मैंने कहा चलो ठीक है, कर दूंगा, हो जाएगा। तो प्लीज, अगर मैं आपके साथ हूं, देखो मेरा तो जो होना था वो हो गया, ठीक है, पर आप अपना फ्यूचर मत बर्बाद करिए, लग जाइए। मैं अगेन बोल रहा हूं कि पैसा सेकेंडरी चीज है। अगर किसी को कुछ करना है तो कुछ भी कर सकता है, पैसा वैसा तो क्या है यार, पैसा आता है जाता है, ये सारी ये बहुत सेकेंडरी मैटर है। लेकिन अगर पढ़ना है ना, ठीक है, एकलव्य को सिर्फ गुरु द्रोणाचार्य की उनकी सर बुद्धि की जरूरत सर नहीं। सर सॉरी एक्चुअली सर, पता है हम अभी कैंडल जला के पढ़ रहे हैं, मेरी पता नहीं सर रूम की लाइट एकदम से कैसे कोई चली बात गई नहीं खुद ही। प्रभा, मैं पर्टिकुलर आपको यहाँ पर नहीं, आपको टारगेट करके नहीं बोल रहा हूँ, मैं सबको यहाँ पे बता रहा हूँ कि एक्चुअल में यूपीएससी है क्या, उसे जानो। ठीक है, ये एक दिन आधे दिन की क्लास में कुछ नहीं होता है। और आप, मैं बता दूं ना, सर्च कर लेना, जो है आप वापस से सर्च करना, सब लोग को बोल रहा हूँ। इकोनॉमी, अगर कोई 90 घंटा यूपीएससी के लिए पढ़ाएगा, मैं पढ़ाना, ऑफलाइन की बात, सॉरी ऑनलाइन की बात कर रहा हूँ, ऑफलाइन में चलता है, ठीक है, मतलब अगर 90 घंटा में इकोनॉमी ऑफलाइन ऑनलाइन में पढ़ा रहा हूं तो जाके 210 घंटे के ऊपर बैठती है। ठीक है, और 210 घंटे समझ रहे हो कितना होता है, करीब जो है ना 1.5 2 2 महीने 2.5 महीने कंटिन्यू क्लास चलती है, ठीक है, ऑफलाइन में। और इतना कोई पढ़ा देगा, मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा। मैं जो है ना, बहुत जल्दी भी होता हूं तो मैं चैप्टर स्किप नहीं करता, नहीं स्किप कर जाऊंगा आपको क्या पता, ठीक है, फिर भी मैं स्किप नहीं करता चैप्टर, एक छोटी सी सब हेडिंग इस पे स्किप नहीं करता। तो अगर मैं ईमानदार हूं तो प्लीज ईमानदार हो जाइए, वरना तो क्या है, खैर बहुत टाइम नहीं लेंगे। और चलो, तो एक काम करना कि ये वापस से मैं एक लेक्चर शेयर कर दूंगा आप लोगों को रिकॉर्डेड, ठीक है, वहां पर आप देखना, और हम प्रस्तावना से स्टार्ट करते हैं। सर हाँ इसका नोट्स मिल जाएंगे क्या इस वीडियो के? हाँ, मिल जाएंगे। है ना सर, अभी भी मैं बीच में चली गई थी, मैं ड्यूटी पर हूँ, तो मैं वो कोई मुलजिम को निकालना था तो मैं उधर चली गई थी। अब अच्छा आपने क्या बताया इतनी देर में, मुझे कुछ नहीं पता। अच्छा, मैंने एक बहुत बड़ा लेक्चर दे दिया, और यही लेक्चर आपके लिए, दरअसल ये आपके लिए ही लेक्चर था। तो मैं और थोड़ा सा आप, तो ले लिया था, फिर वो एसएचओ आ गए थे तो उधर जाना पड़ा मुझे, नहीं तो मैं क्लास ले रही थी ड्यूटी पर से ही। ये लेक्चर आप ही के लिए था, जो है पढ़ाया कुछ नहीं, बल्कि कुछ, चलो लिखो पहले, और ये आप दोबारा से सुन लेना तो आपको शायद हर्ट कर तो जाए। मैं ये बता रही हूँ कि नोट्स प्रोवाइड कर दोगे, जैसे इको के करते हो आप, क्लास भी मिल लेते हो जाएगा फिर मिल वो। जाएगा मिल जाएगा, परेशान नहीं होना है, मैं हूं ना, मैंने बोला तो। चलो, अब प्लीज, अब प्रस्तावना क्या है, सबसे पहले प्रस्तावना देखो क्या है। अगर हमें प्रस्तावना पहले सुनना है, फिर आराम से जो है रनिंग नोट्स बनाना है, पूरी फुल नोट्स प्रोवाइड करूंगा, बिल्कुल भी मत डरो, मैं हूं ना, एकदम बेधड़क होकर कॉल कर सकते हो कभी भी कुछ भी, ठीक है। प्रस्तावना संविधान के लिए एक भूमिका या आमुख की भांति है। भूमिका या इंट्रो, प्रस्तावना क्या है, इंट्रोडक्शन है दरअसल। तो संविधान में जो प्रस्तावना, जैसे कि हम कहीं भी जाते हैं ना, या फिर हम कोई किताब लिखते हैं तो उसमें एक भूमिका लिखी रहती है ना, प्रस्तावना लिखी रहती है, किताब के बारे में थोड़ा बहुत लिखा होगा, लेखक के बारे में। तो ये जो है प्रस्तावना, ये संविधान के लिए एक भूमिका है, ये आमुख की भांति है। संविधान कैसा होगा ये उसका इंट्रोडक्शन है। संविधान न चढ़ा होगा, टेढ़ा होगा, क्या होगा, ये उसका इंट्रोडक्शन है प्रस्तावना। तो प्रस्तावना संविधान के लिए एक क्या है, एक भूमिका या आमुख की भांति है, जिसमें शासन के उद्देश्य, आदर्श, शासन का स्वरूप कैसा रहेगा, संविधान के लागू होने की तिथि, इसका उल्लेख होता है। उसको क्या कहते हैं, प्रस्तावना कहते हैं। अब प्रस्तावना का वर्णन, तो प्रस्तावना के वर्णन के अंतर्गत
मैंने क्या बताया कि प्रस्तावना दरअसल क्या है, कि संविधान का इंट्रोडक्शन है। तो सबसे पहले कि सत्ता का स्रोत क्या है, सत्ता का स्रोत क्या है, तो सत्ता का स्रोत क्या है भैया, जनता है। भारत में सुप्रीम कौन है, जनता, जनता से ऊपर कोई नहीं है। तो सत्ता का स्रोत क्या है, जनता है। जनता मतलब लोक प्रभुता, लोक प्रभुता। तो ये तो सत्ता का स्रोत हो गया। आपसे कोई पूछे कि भाई जो भारत में सत्ता का स्रोत क्या है, तो सिंपल से बताना है कि जनता है। ठीक है, सत्ता का स्वरूप कैसा है, कैसा होगा, तो सत्ता जो है, सत्ता का स्वरूप कैसा होगा, तो सत्ता का स्वरूप संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, यानी संपूर्ण संपूर्ण प्रभुत्व प्रभुत्व संपन्न, सर संपन्न। एक बार संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न के बारे में समझा दो। डिटेल में समझाऊंगा, आप इतना समझाऊंगा कि कभी वापस में जो है जीवन में कभी डाउट नहीं रहेगा। बस पहले थोड़ा सा, पहले सिंपल से समझ लो। सुप्रीम अथॉरिटी इन द ऑल मैटर कंसर्निंग इन कंट्री, आपको आंतरिक और बाह्य निर्णयों के लेने के लिए आप स्वतंत्र हो, कोई किसी प्रकार से प्रेशराइज नहीं कर सकता। संप्रभुता जो है, सॉवरेनिटी क्या है, सुप्रीम अथॉरिटी, प्लीज फोकस दिस पॉइंट, सुप्रीम अथॉरिटी इन द ऑल मैटर कंसर्निंग इन कंट्री, कंट्री के कंसर्न में सुप्रीम अथॉरिटी है देश को, सारे मैटर्स पे, चाहे वो आंतरिक मामला हो चाहे बाह्य मामला हो। हमें जो है तो उसे क्या कहेंगे, सॉवरेनिटी कहेंगे। हमें अपने देश में जैसे सत्ता को आप ऐसे समझो कि भारत एक सॉवरेन कंट्री है, ठीक है, जो संपूर्ण प्रभु संपन्न देश है। तो हमें कंप्लीट अथॉरिटी, हमें चाइना नहीं बोल सकता कि तुम्हें ऐसे करना है, या अमेरिका नहीं बोल सकता ऐसे करना है। हमारे आंतरिक और बाह्य मामलों में कोई दखल नहीं दे सकता है, उसको कहते हैं हम संप्रभुता। डिटेल में समझाऊंगा, बस ऐसे सुनो। तो सत्ता का स्वरूप क्या है, हम संप्रभु हैं। क्या है, हम संप्रभु देश है। समाजवाद भैया, समाजवाद का मतलब है कि संपत्ति का समाजीकरण, संपत्ति का समान वितरण। अब संपत्ति का समान वितरण तो ये क्या होगा, लोकतांत्रिक मूल्यों के आधार पर होगा, ना कि जो है बंदूक की बट के आधार पर या बंदूक की नोक के आधार पर। जैसे आप देखोगे जो नक्सलवादी हैं, उनका भी संपत्ति का जो है क्या है, समाजीकरण है, या जो है संपत्ति के समान वितरण की बात करते हैं। पर वो संपत्ति के जब समान वितरण की बात करते हैं तो उनका क्या है, उनका उद्देश्य आप देखोगे कि मतलब वो भी, उनका भी उद्देश्य है कि भी संपत्ति सभी में समान तौर से होनी चाहिए, किसी में कोई किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए। पर उनका जो माध्यम है इसको प्राप्त करने का, वो बंदूक की नोक पर है, बंदूक की नोक पर है। भारत का संविधान इसकी इजाजत नहीं देता। भारत का संविधान कहता है कि संपत्ति का समाजीकरण होना चाहिए, जो है समानता होनी चाहिए, संपत्ति में जो है समान वितरण होना चाहिए। तो कैसे, उस जो है लोकतांत्रिक मूल्यों से। लोकतांत्रिक मूल्य का मतलब कि उदाहरण के तौर पे देखो कि अगर आपकी इनकम जो है 1 करोड़ है, 1 करोड़, तो आपको जो है 25% का टैक्स लगेगा, ठीक है। लेकिन अगर किसी की इनकम 10 लाख है तो उसको जो है 10% का टैक्स लगेगा, उदाहरण के तौर पे। कि बताओ, इसको जो है ज्यादा टैक्स देना पड़ रहा है ना, और इसको कम देना पड़ रहा है। या फिर ऐसे समझो कि देखो, जो व्यक्ति गरीब है उसको कई प्रकार की सब्सिडी मिलती है। पीडीएस के अंतर्गत क्या मिलता है, गेहूं चावल मिलता है। लेकिन जो व्यक्ति रईस है उसको ये नहीं मिलता है। तो क्या कर रही है कि सरकार जो लोकतांत्रिक मूल्यों के माध्यम से गरीब व्यक्ति को ऊपर उठाने का प्रयास कर रही है और रईस व्यक्ति से पैसा चार्ज कर रही है। ये लोकतांत्रिक मूल्य हैं संपत्ति के समाजीकरण या संपत्ति के समान वितरण के। डिटेल में बताऊंगा, ये तो सिर्फ एक क्या है, ट्रेलर है। समाजवाद क्या है डिटेल में बताऊंगा, एक कंप्लीट डिस्कशन होगा। आपको लगेगा कि वेरी फर्स्ट टाइम ऐसा कुछ हुआ कि एकदम अंदर से जो है खुशी होगी। तो आप देख तो कीजिए। अगला, पंथ निरपेक्षता। पंथ निरपेक्षता, ये जो पंथ निरपेक्षता है ना, पंथ निरपेक्षता का मतलब, धर्म निरपेक्षता या पंथ निरपेक्षता का मतलब यहां पर है कि भाई राज्य का कोई धर्म नहीं होगा। राज्य का मतलब जो है देश का कोई धर्म नहीं होगा।
ठीक है, सभी के साथ इक्वल ट्रीटमेंट करेगा। पर अभी मैं कंपेयर करते हुए बताऊंगा कि भाई जो वेस्टर्न कंट्री हैं और हमारे यहाँ पंथ निरपेक्षता के जो है अलग अलग कॉन्सेप्ट हैं। हम सत्ता से, हमारी जो सत्ता है वो धर्म से अलग नहीं है, पर वेस्टर्न कंट्री में वो पूरी तरीके से धर्म से अलग है। हम जो है धर्म को पॉजिटिवली सपोर्ट करते हैं। उदाहरण के तौर पे कि हम जो है ना, अगर लोगों को मक्का मदीना जाना होता है तो भारत सरकार सब्सिडी प्रोवाइड करती है। लोगों को वैष्णो देवी जाना होता है तो लोगों को सब्सिडी प्रोवाइड करती है। भारत का संविधान ये कहता है कि आप किसी के साथ पॉजिटिवली सपोर्ट कर सकते हो, पर ऐसा नहीं कि आप किसी धर्म से किसी पे टैक्स लगा दो और किसी को जो है जो टैक्स से पैसा मिला है आप किसी और को ट्रांसफर कर दो, ऐसा नहीं होगा। तो यहां पर जो है किसी के साथ भेदभाव तो नहीं होगा धार्मिक आधार पे, धर्मनिरपेक्षता के साथ, लेकिन हाँ भारत में जो धर्मनिरपेक्षता और वेस्टर्न कंट्री में धर्मनिरपेक्षता में डिफरेंट है। आपके दिमाग में क्वेश्चन दौड़ रहा होगा कि सर आप कह रहे हो कि मक्का मदीना के लिए भारत सरकार सब्सिडी दे रही है, या वैष्णो देवी जाने के लिए जो है अलग अलग सरकारें जो है कभी किराया फ्री कर देती हैं, कभी तमाम तरह की सुविधाएं देती हैं, तो ये जो कैसे धर्मनिरपेक्ष हुआ? जी हाँ, धर्मनिरपेक्ष का मतलब यहाँ पर ये है कि किसी भी व्यक्ति के साथ धर्म के आधार पर कोई जो है भेदभाव नहीं किया जाएगा, ठीक है। और न ही किसी धर्म में किसी धर्म के ऊपर ऐसा टैक्स इंपोज किया जाएगा कि उससे टैक्स लेकर के किसी दूसरे धर्म की प्रोन्नति या प्रोग्रेस के लिए क्या किया जाए, जो है मतलब काम किया जाए, ऐसा सरकार नहीं कर सकती है। तो पंथ निरपेक्षता। अब लोकतंत्रात्मक, लोकतंत्र क्या है? जनता के द्वारा शासन, जनता के लिए, है ना। और गणराज्य, तो लोकतंत्रात्मक, और यहां पर लिख लो गणराज्य। गणराज्य हमारा जो सुप्रीमो है वो जनता के द्वारा डायरेक्टली या इनडायरेक्टली चुना जाता है। वो बाय डिसेंट नहीं है, वंशानुक्रम पर आधारित नहीं है। अब ब्रिटेन में देखो कि जो ब्रिटेन का जो राजा है वो वंशानुक्रम पर आधारित है, पर हमारा राष्ट्रपति वंशानुक्रम पर आधारित नहीं होता है, जनता के द्वारा इनडायरेक्टली डायरेक्टली चुना गया होता है। तो सत्ता का स्वरूप मतलब सत्ता कैसे एक्ट करेगी, सत्ता का अगर हमें बताओ ये स्वरूप पता चल जाएगा तो हमें अपने देश की ओवरऑल स्थिति पता चलेगी ना। तो सत्ता का स्वरूप क्या होगा? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, कोई एक दूसरे पर मतलब बाहरी नेशन या हमारी जो किसी भी प्रकार से आंतरिक और बाह्य मामलों में कोई दखलंदाजी नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि हम जो है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है। हम समाजवादी देश है। हम समाजवादी का मतलब कि हम चाहते हैं कि संपत्ति का समान वितरण हो और जो डिस्पैरिटी है, जो आर्थिक असमानता, जो आर्थिक और सामाजिक असमानता है, वो क्या है, उसकी खाई पटे या दूर हो। हम पंथ निरपेक्ष भी हैं क्योंकि हमारा देश जो क्या कहता है कि किसी भी व्यक्ति के साथ जो है धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा। और हम लोकतांत्रिक हैं क्योंकि हमारे यहाँ जो पूरी प्रक्रिया है वो जनता के द्वारा चुनी गई और जनता के लिए शासन करने की प्रक्रिया है। गणराज्य हमारा सुप्रीमो अर्थात जो हमारे राष्ट्रपति हैं वो जनता के द्वारा चुने गए नुमाइंदों के वोट करने के बाद जो है ये क्या है, चुने जाते हैं, बल्कि जो है दूसरी जगह ऐसा नहीं है। तो हम गणराज्य है। तो ये तो हमारा सत्ता का स्वरूप। अब समझ गए कि सत्ता का स्वरूप कैसा होगा हमारा, ठीक है? हाँ सर। अब सत्ता का उद्देश्य क्या है? सत्ता का स्वरूप तो समझ गए, लेकिन उद्देश्य तो होगा ना, ठीक है? तो उद्देश्य क्या है? न्याय। न्याय उद्देश्य क्या है? स्वतंत्रता। स्वतंत्रता उद्देश्य क्या है? समानता। समानता उद्देश्य क्या है? भाई व्यक्ति की गरिमा बनी रहे, व्यक्ति की गरिमा और अखंडता। अखंडता और बंधुत्व लिख लो, अखंडता के नीचे बंधुत्व। ये क्या है? ये सत्ता का उद्देश्य है। अरे भाई सत्ता का उद्देश्य यही तो है ना कि सबके साथ न्याय हो, स्वतंत्रता बरकरार रहे, सभी जो है क्या हो, समान तौर से सभी के साथ समानता के साथ व्यवहार हो, व्यक्ति की गरिमा बनी रहे और देश की अखंडता के साथ कोई जो है कोई खिलवाड़ ना कर सके। हम अखंड जो है हमारी अखंडता बरकरार रहे, बंधुता, एक भाईचारा, फ्रेटर्निटी बनी रहे। अरे यही तो वही सत्ता का उद्देश्य है।
हमारा स्वरूप ये जान गए, पर हमारा उद्देश्य क्या है ये भी जान गए, और सत्ता का स्रोत क्या है, जनता है। ये बताओ, जो मैंने आपका संविधान का जो वर्णन आपके साथ जो है एक ब्रीफली, ये बहुत डिटेल में नहीं है, डिटेल में अब आगे बढ़ेंगे, ये डिस्कस किया, तो ये बताओ तो समझ में आया। पक्का सभी लोगों को? हाँ। चलो अब सत्ता का स्रोत, अब हम बारी बारी से एक एक शब्द को डिटेल डिस्कस करेंगे, राइट। तो सत्ता का स्रोत, और इसमें जो है हम एक बहुत वाइड डिस्कशन करेंगे कि कभी नहीं भूलोगे। सत्ता का स्रोत, सत्ता का स्रोत मतलब लोक प्रभुता, लोक प्रभुता। देखो सबसे पहले तो हमें जो है कुछ जो है हमारे जो संविधान वेत्ता हैं उनके स्टेटमेंट जानना चाहिए। केसी वीयर साहब का मानना है, केसी वीयर साहब का मानना है कि भारत की प्रस्तावना में लोक प्रभुता, भारत की प्रस्तावना में, प्रियम्बल में, प्रस्तावना में लोक प्रभुता, लोक प्रभुता, लोक प्रभुता एक भ्रम है, लोक प्रभुता एक भ्रम है। हम संविधान में क्या कर रहे हैं कि हमारी सत्ता का स्रोत क्या है, जनता है, पर केसी वीर साहब कह रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं हम पर कि ये एक सिर्फ भ्रम है। तो भारत के संविधान में लोक प्रभुता एक भ्रम है, इस पर हमें चर्चा करना है, तो ध्यान से सुनना। देखो भाई, भारत के संविधान में लोक प्रभुता एक भ्रम है, ये कथन दरअसल केसी वीर साहब का है, जिन्होंने भारत और अन्य देशों के संविधानों का अध्ययन किया और उसमें उपस्थित अच्छाइयों और बुराइयों की विवेचना करी। और केसी वीर ने अपने इस कथन के पक्ष में कई ऐसे सारे तर्क दिए जिसमें उन्होंने भारत के संविधान में जो लोक प्रभुता है, जो लोक प्रभुता को भ्रम बताया। हम कह रहे हैं ना कि हमारी सत्ता का स्रोत जनता है, और किसी साहब कह रहे हैं, किसी वीर साहब कह रहे हैं कि भ्रम में मत रहो, ऐसा कुछ नहीं है, जनता बनता नहीं है। तो भाई इतने विद्वान आदमी ऐसे तो नहीं बोल देंगे, पीछे लॉजिक होगा। और फिर अगर हमें वाकई में सिद्ध करना है कि ये भ्रम नहीं है तो हमें भी लॉजिक देना पड़ेगा। तो कैसे? तो केसी साहब कहते हैं कि भाई भारत में संविधान की रचना संविधान सभा के द्वारा हुई, सबको पता है। और संविधान सभा के सदस्यों के चयन में, मतलब जो चयन में, तो निर्वाचन नहीं हुआ था प्रत्यक्ष तौर से। स्टार्टिंग में जब हम आजाद हुए तो हमारे संविधान को किसने बनाया? संविधान सभा ने। भाई संविधान सभा ने ही हमारे संविधान को बनाया ना। और संविधान सभा का जो है प्रत्यक्ष तौर से कोई जो है निर्वाचन नहीं हुआ था, चयन के लिए अप्रत्यक्ष निर्वाचन हुआ था, अप्रत्यक्ष तौर से। अब ये अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रांतीय विधानमंडल के सदस्यों के द्वारा हुआ था, और प्रांतीय विधानमंडल को चुनने के लिए जो निर्वाचन हुए थे, उस निर्वाचन में सभी जो है वयस्क व्यक्तियों को निर्वाचन में शामिल होने का अधिकार भी नहीं था, अडल्ट फ्रेंचाइजी भी नहीं थी। तो यहां पर सिर्फ शिक्षित और धनी व्यक्ति ही निर्वाचन में शामिल होने का अधिकार मिला था उनको। तो अप्रत्यक्ष तौर से संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव धनी और शिक्षित व्यक्तियों ने किया, जो कि उस समय की कुल जनसंख्या का मात्र 10% ही था। तो लोक प्रभुता का अर्थ यह होता है कि जनता के द्वारा चुना गया। और केसी वीर के अनुसार जिस देश के संविधान निर्माता ही जनता के द्वारा नहीं चुने गए हो, उस देश का संविधान कैसे लोक प्रभु हो सकता है? और भारत के संविधान में लोक प्रभुता इस वजह से केसी साहब कहते हैं कि भ्रम है। अब बताओ, यहां तक कि केसी वीर साहब के तर्कों से आप जो है इत्तेफाक रखते हो? एक बार वापस से समराइज करता हूं 1 मिनट के अंतर्गत। केसी वीर साहब कह रहे हैं, संविधान के बहुत जानकार हैं, भारत को कह रहे हैं, जो आप कह रहे हो ना कि जनता जो है, जो जनता है वो आपकी सत्ता का स्रोत है, लोक प्रभुता जनता वो सत्ता का स्रोत है, ये कुछ नहीं है, सब बकवास है। तो पूछे कैसे? तो इनने कहा कि देखो भैया, संविधान सभा में जो लोग थे वो जनता के द्वारा नहीं चुने गए थे, कोई चुनाव नहीं हुआ था, डायरेक्ट जो है जनता के द्वारा नहीं चुने गए थे, वो अप्रत्यक्ष तौर से चुने हुए थे, और वो कुछ ही लोगों के द्वारा चुने गए थे। जैसे कि जो शिक्षित लोग थे, सभी को तो वोट करने का अधिकार नहीं था। जैसे आज क्या है कि भाई एक अडल्ट फ्रेंचाइजी है कि भाई 18 साल के हो, 18 साल से ऊपर सभी वोट कर सकते हैं, पर वहां ऐसा नहीं था। वहां सिर्फ धनी व्यक्ति वोट कर सकता था, वहां सिर्फ शिक्षित व्यक्ति वोट कर सकता था।
और उस समय समझो कि आज हमारे यहाँ पूरी तरीके से जो है साक्षरता दर और ये नहीं पूरी हुई है, तो उस समय 1947 में कितनी साक्षरता रही होगी। तो भाई वो जो नुमाइंदे चुने गए वो मात्र और मात्र किसके नुमाइंदे थे, मतलब जो है एक छोटी सी संख्या के नुमाइंदे थे। मतलब शिक्षित लोगों ने उनको चुना था, उनको जो है कुछ धनी लोगों ने चुना था, सबको वोट करने का अधिकार नहीं था। तो आप ये कैसे कह सकते हो कि भाई जो है ये हमारे जो सत्ता का स्रोत है वो लोक प्रभुता है, जो संविधान निर्माता ही जनता के द्वारा नहीं चुने गए, वो एक छोटे से टुकड़े के द्वारा चुने गए। तो आप ये कैसे, ये मत कहो कि लोक प्रभुता, जो जनता सत्ता का स्रोत लोक प्रभुता है, सत्ता का स्रोत कोई लोक प्रभुता नहीं है। उनके स्टेटमेंट समझ आया कि नहीं। और इसी वजह से कहते हैं कि भाई लोक प्रभुता, भारत के संविधान में लोक प्रभुता एक भ्रम है। ये बताओ समझ आया कि नहीं। हाँ सर समझ आया। ठीक है, अब देखो, अब लेकिन केसी वेयर का विचार सही नहीं है। अब आपको तर्क देना है भाई, ठीक है, उनने तो अपना बात कह दी, पर आपको भी तो तर्क देना है। आपको क्यों आईएएस बनाया जा रहा है कि कोई भी व्यक्ति आए और अपनी बातों से प्रभावित कर दे? नहीं, ठीक है, तो आपको इस वजह से आईएएस बनाया जा रहा है कि आप सही से मैनेज कर सकें। तो केसी वेयर साहब को आप काउंटर करते हुए कहोगे कि भारत के संविधान को लोक प्रभुता पर आधारित माना जा सकता है, क्योंकि भारत में जिस समय संविधान की रचना हो रही थी उस समय भारत एक गुलाम देश था, और उस समय की स्थिति ऐसी थी कि आम चुनाव करवा पाना संभव नहीं था, इसलिए उस समय आम चुनाव नहीं हो सके। परंतु जब पहला आम चुनाव 1952 में हुआ तो भारत के पहले आम चुनाव में संविधान सभा के अधिकांश सदस्य जो है भारी बहुमत से निर्वाचित हुए, जो कि जनता ने मतलब जनता में उनकी लोकप्रियता को सिद्ध करता है। तो ये चुनाव सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार पर आधारित था, जिसके कारण संविधान सभा को भारत के लोगों का प्रतिनिधि माना जाना चाहिए और कहा जाना चाहिए कि भाई जो भारत की जो सत्ता का स्रोत है वो लोक प्रभुता है। समझ आया कि नहीं। चलो इसको सिंपल साधारण भाषा में समझो। आपको अपना तर्क देना है कि चलो मान लिया केसी साहब कि आप कह रहे हो कि सत्ता का स्रोत लोक प्रभुता जो है, जनता है, वो भ्रम है। पर एक चीज बताओ कि हम आजाद हुए, हमारे पास ना ही इतने संसाधन थे कि हम प्रत्यक्ष चुनाव करवा सके, लेकिन जो पहला चुनाव हुआ प्रत्यक्ष चुनाव, जो यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी के माध्यम से, जिसमें सब वोट किए, तो जो हमारे संविधान सभा में थे वो चुनाव लड़े और दोबारा से वापस पार्लियामेंट में आ गए। इसका मतलब क्या है कि जनता उसको चाह रही है। अगर उन्हें संविधान गलत बनाया था तो ऑब्वियसली जनता उनको निकाल बाहर कर देती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो इससे क्या हुआ कि ये सिद्ध हो गया कि भाई जो है ये जो जनता के नुमाइंदे थे वो जो जनता की डिमांड थी उसको फुलफिल किए थे, तभी तो वापस जनता उनको वापस से जो है पार्लियामेंट में भेजती है। तो इससे ये सिद्ध हो गया कि भाई जो सत्ता का स्रोत है भारत में वो क्या है, जनता है, लोक प्रभुता है। और भारत में जनता है, लोक प्रभुता, सत्ता का भ्रम नहीं है। ठीक है, अरे ये समझो ना कि अगर हमने संविधान गलत बनाया तो जो आम चुनाव होंगे तो जनता तो हमें हटा देगी, हटा देना चाहिए, लेकिन वैसा नहीं हुआ। तो इससे सिद्ध हो गया ना। और हम, अगर आप कह रहे हो कि भाई हमने जो है उस समय सब लोगों के, मतलब हमारे जो संविधान सभा के नुमाइंदे थे, तो संविधान निर्माता थे, वो जनता के द्वारा नहीं चुने गए। अरे भाई हम जो है गुलाम थे ना उस समय, ठीक है, जब गुलाम थे और हमारे पास इतने संसाधन नहीं थे कि हम पूरे देश भर में चुनाव करवा सके, और न ही पूरा हमारे पास इतना पूरा एक खाका था, न ही सारी चीजें थी। तो हमने उस समय जो है कुछ अपने इमिनेंट, जो शिक्षित पढ़े लिखे लोगों के द्वारा जो है हमारा संविधान तैयार किया गया, और वापस जब वो 3 साल बाद आम चुनाव होते हैं, वो सभी जितने भी लोग लड़े, लगभग 95% वापस जो है पार्लियामेंट में चले गए संविधान सभा के। इससे ये सिद्ध होता है कि भाई भारत में जो सत्ता का स्रोत है वो जनता है। समझ आया कि नहीं। हाँ सर आया। तो भारत के संविधान में लोकतंत्र को अपनाया गया और लोक प्रभुता के बिना संभव नहीं। तो ये आपको क्या करना है और बोलना है कि जो ये तथ्य मैंने बताए उसके आधार पर जो है संविधान को लोक प्रभु माना जाना चाहिए। ठीक है, तो आपने जो है सत्ता का स्रोत, अब वापस चलते हैं सत्ता के स्वरूप में। हम किसी को बता दोगे ना। आपसे कुछ जो है होशियार टाइप लोग भी ये इस बात पे को लेकर के तर्क करते हैं। ठीक है, अब अगर आपको ये नहीं पता होगा
अब आपने उसने तर्क, तो आपको लगेगा कि यार क्या योग्य आदमी मिला है कि बताओ, सही कह रहा है कि जनता जो है, सत्ता जो है क्या है, भारत की जो सत्ता है वो भ्रम है, ठीक है। पर वो जब आप ये आंसर करोगे तो उसको लगेगा कि यार ये मुझे कौन मिल गया, शेर को सवा शेर मिल गया, क्योंकि आप बताओगे कि भाई ऐसा ऐसे मत जियो, अगर ये भ्रम था तो बताओ वापस कैसे पार्लियामेंट में वही लोग आ जाते। मतलब जनता उनको लाइक कर रही थी, और उस समय हमारे पास इतने संसाधन नहीं थे कि हम जो है पूरा आम चुनाव के माध्यम से जो संविधान सभा का गठन कर सके। तो इस वजह से जब जनता वापस वो पार्लियामेंट में आम चुनाव के माध्यम से चले जाते हैं तो दैट्स, इससे प्रूव हो जाता है कि नहीं भाई उनकी जो है सिद्धि थी। चलो अगला है सत्ता का स्वरूप, और सत्ता के स्वरूप में सबसे पहले मैंने क्या बताया था, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, संपूर्ण प्रभुत्व, प्रभुत्व संपन्न, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, सुप्रीम अथॉरिटी इन द ऑल मैटर कंसर्निंग इन कंट्री। ये छोटा सा लाइन सब कुछ बयां कर रहा है, पर मुझे पता है आप लोग तो जो है ना छोटी सी लाइन पे नहीं सुधरने वाले हो, तो मुझे जो है इसको डिटेल एक्सप्लेनेशन देना होगा। देखो, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब है एक ऐसे देश से जो अपने आंतरिक और बाह्य मामलों में स्वतंत्र निर्णय लेने की क्या है, शक्ति रखता हो। मुझे कौन सी पॉलिसी पॉलिसी क्या है लागू करना है, मेरा मामला है। चाइना उसे ये नहीं बताएगा हमें कि आप ऐसा करो, या फिर जो है हमें अमेरिका ये नहीं कहेगा कि ऐसा करो, ठीक है। तो यहां पर हमारे आंतरिक मामलों में, बाह्य मामलों में हमें कहां सेना लगानी है कहां नहीं लगानी है वो हम डिसाइड करेंगे। कोई अमेरिका या फिर जो है यूएनओ या फिर जो है चाइना डिसाइड नहीं करेगी। मतलब हमें आंतरिक और बाह्य मामलों में जो है हमें अपने निर्णय लेने में खुद का जो है क्या है राइट है, हम स्वतंत्र निर्णय ले सकते हैं। तो अब यहां पर एक क्वेश्चन आता है कि बताओ भूमंडलीकरण के दौर में, ग्लोबलाइजेशन के दौर में संविधान की प्रस्तावना में वर्णित संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का आदर्श अप्रासंगिक हो गया। ग्लोबलाइजेशन जो बढ़ रहा है, तो बताओ कि ग्लोबलाइजेशन देखो हमने तो ये बोल दिया संपूर्ण, ये आप इसका मतलब समझ गए ना कि सुप्रीम अथॉरिटी इन द ऑल मैटर कंसर्निंग इन कंट्री हमारा देश है, हम जो है हमें पूरा अपने आंतरिक और बाह्य मामलों में निर्णय लेने के लिए हम क्या है स्वतंत्र हैं। पर मैं आपसे पूछता हूं कि एक एमएनसी मल्टीनेशनल कंपनी कहां भारत में आई, धीरे धीरे उसने इतना बड़ा मार्केट कर लिया, और फिर बाद में क्या करती है कि वह भारत सरकार को ब्लैकमेल, किसी भी माध्यम से ब्लैकमेल करने लगती है कि हम चले जाएंगे तो तुम बर्बाद हो जाओगे, या हम ऐसा कर देंगे वैसे हो जाओगे। तो ये बताओ आप कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न यानी जो सॉवरेनिटी है, इसमें हमला है कि नहीं है। अगर हम हमारी कोई आंतरिक और बाह्य मामलों, हमने यही कहा ना कि कोई हमें किसी प्रकार से जो है क्या नहीं कर सकता है कि प्रेशराइज नहीं कर सकता है, लेकिन अगर कोई डायरेक्टली इनडायरेक्टली ऐसा करे तो ये तो हमला है। तो यहाँ क्वेश्चन बनता है कि ग्लोबलाइजेशन के दौर में, ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या है कि जो बाउंड्री जो रिस्ट्रिक्शंस थे वो क्या हो गए, खत्म हो गए। कोई भी कंपनी कहीं भी किसी भी देश में जाके क्या करती है, अपना काम धाम संभालती है, करती है। तो ग्लोबलाइजेशन के कारण, ग्लोबलाइजेशन जो है भूमंडलीकरण के दौर में, ग्लोबलाइजेशन के दौर में संविधान की प्रस्तावना में जो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न ये जो वर्णित है ये अप्रासंगिक हो गया। कैसे? तो आपको बताना है कि भाई भूमंडलीकरण के दौर में विश्व के देश आपस में जुड़ चुके हैं। अरे यही तो ग्लोबलाइजेशन का मतलब है कि हम जो है पूरी दुनिया को एक गांव माने, एक गांव के तौर पे। तो पूरा जो है ना मतलब इस दौर में विश्व के जो देश हैं आपस में क्या है, जुड़ चुके हैं। इसके कारण आज कुछ मुद्दे वैश्विक मुद्दे बनकर उभरे हैं जिस पर भारत सहित कोई भी देश स्वतंत्र निर्णय नहीं ले सकता। जैसे कि पर्यावरण का मसला है, तो पर्यावरण का मुद्दा क्या बताओ कि भारत अकेले निर्णय ले सकता है क्या कि आपको जो है इमिशन, गैस का इमिशन कितने % कम करना है या नहीं। आतंकवाद का मुद्दा है, तो आतंकवाद का मुद्दा, परमाणु शस्त्रों का मुद्दा, क्या कोई देश अकेले निर्णय ले सकता है क्या? नहीं। एक बहुत ही वैश्विक मुद्दे हैं। तो भाई भूमंडलीकरण के दौर में विश्व व्यापार संगठन जो है WTO, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF और विश्व बैंक जो है वर्ल्ड बैंक, ये संस्थाएं अपने देशों की आर्थिक नीतियों को प्रभावित करती हैं। मतलब जो है अपने जो सदस्य देशों की, जो इनके सदस्य देश हैं जैसे वर्ल्ड बैंक के हैं, WTO के हैं,
आईएमएफ के हैं, तो सदस्य देशों की आर्थिक नीतियों को प्रभावित करती है। अब भूमंडलीकरण के दौर में भी भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न देश माना जा सकता है, क्योंकि आज भी भारत अधिकांश मामलों में स्वतंत्र निर्णय लेता है। और जहां तक विश्व व्यापार संगठन या फिर कुछ और संस्थाओं की बात है, तो भारत ने स्वेच्छा से इनकी सदस्यता का परित्याग मतलब स्वच्छता से इनकी जो है सदस्यता ग्रहण की है, और जिस दिन मन चलेगा तो स्वच्छता से इनकी जो है क्या करेगा कि जो सदस्यता है वो परित्याग कर सकता है। तो ये जो है संप्रभुता विरोधी नहीं है। अरे आप बताओ कि आप कोई संगठन चला रहे हो, मैं उसमें ज्वाइन कर लूं, और अगर आप मुझे जो प्रेशराइज करने लगो, तो भाई मैंने अपने मन से ज्वाइन किया है, तो अपने मन से मैं क्विट भी कर सकता हूं। भाई मैं अपने मन से आपकी चीजें मान लूं, आपके जो आप बता रहे हो वो मेरे ऊपर, लेकिन अगर आप कहोगे कि नहीं ये मानना ही पड़ेगा सर, तो ऐसा जरूरी नहीं है। और अगर जब ये आप कह दो कि नहीं सर ये मानना ही पड़ेगा, तब मेरी सॉवरेनिटी कंप्रोमाइज हुई ना, तब मेरी संप्रभुता कंप्रोमाइज हुई ना, है ना। लेकिन अगर मुझे लगता है कि नहीं इनने जो है बहुत बढ़िया प्लान दिया है, मुझे एग्जीक्यूट करना चाहिए, तो वो जो है वो क्या है, हमारी संप्रभुता कंप्रोमाइज नहीं हुई, हमारे निर्णय कंप्रोमाइज नहीं हुए, हमारे आंतरिक या बाह्य निर्णय कंप्रोमाइज नहीं हुए। उदाहरण के तौर पे ऐसे समझो कि डब्ल्यूटीओ का क्या काम है कि बिना रिस्ट्रिक्शंस के जो है दुनिया भर में एक ऐसी व्यवस्था उपलब्ध करवाना कि बिना किसी रिस्ट्रिक्शंस के जो है हम व्यापार कर सकें। ठीक है, अब डब्ल्यूटीओ अगर ये ऐसा कहने लगे कि भाई अगर आपको हर हाल में अपने किसी भी चीज का रेट इतना करके लाना है, अगर ये हर हाल में ऐसा करने लगे, तो भाई हमने इसको ज्वाइन किया था, चलो हम इसकी सदस्यता क्या कर लेंगे, हम क्विट कर जाएंगे, हम नहीं मानेंगे तुम्हारा निर्णय, लोग क्या कर लोगे। तो क्या हुआ कि हम अभी भी संप्रभु हैं। ठीक है, अगर हमें डब्ल्यूटीओ का प्लान अच्छा लगा, हमारे फायदे में है, तो हम ज्वाइन किया, उसको एग्जीक्यूट करेंगे, अदरवाइज नहीं एग्जीक्यूट करेंगे। आपको याद होगा कि हमने जैसे अमेरिका, एक टाइम था कि अमेरिका ऐसे बहुत सारे मतलब जितने भी आज संगठन है, चाहे वर्ल्ड बैंक हो, चाहे डब्ल्यूटीओ है, चाहे आईएमएफ हो, इनका पुरोधा रहा है, मतलब इनका जो है फाउंडिंग मेंबर रहा है। और उनने क्या किया कि हम जैसे देशों की कीमत पर उसने अपना जो है विकास किया, और जब वो विकसित होने लगा तो अब इन्हीं से वो पीछे हट रहा है, क्विट कर रहा है। तो भाई ये तो हमारे ऊपर है ना कि हम इसकी सदस्यता मन करे तो ज्वाइन करें, कोई प्रेशर नहीं है, नहीं मन करे तो नहीं ज्वाइन करें। बहुत सारे देश जो है इससे बाहर हैं, बहुत सारे देश जो हैं, तो इससे क्या है कि हमारी संप्रभुता कंप्रोमाइज नहीं होगी। ठीक है, वो हमारे ऊपर है, हम अपने क्या है फायदे के लिए इनसे जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो इस वजह से आप जो है कि आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ग्लोबलाइजेशन के दौर में जो बड़ी बड़ी एमएनसीज होती हैं, ठीक है, अब जैसे ऐसे समझो कि कोई विदेशी कंपनी है, जैसे एप्पल मान लो कि हमारे यहाँ जो है निवेश कर रही है, ऐसे समझो, और ये कहने लगे, भारत सरकार पे दबाव बनाने लगे कि आप हमारे लिए जो टैक्स में क्या कर दो, टैक्स में शून्य छूट कर दो, और अगर नहीं करोगे तो हम यहाँ से अपना कारोबार बंद करेंगे और चले जाएंगे, तो आपके जो है 10,000 मान लो एम्प्लॉय क्या हो जाएंगे, गैर एम्प्लॉयड हो जाएंगे। ठीक है, बेरोजगार हो जाएंगे। तो अगर ध्यान से सुनना कि अगर हमने क्या कर दिया, अपने इसको जो है ना अपने टैक्सेस को शून्य कर दिया, तो इसका मतलब कहा जाएगा कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न क्या हो गई, कंप्रोमाइज हो गई। ठीक है, सॉवरेनिटी संप्रभुता कंप्रोमाइज हो गई। लेकिन अगर मान लो कि यही ये कह रही है, तो हमने कह दिया कि ठीक है हमारे नियम सभी के लिए इक्वल है, करना हो तो करो, नहीं करना हो तो ना करो। इससे क्या हुआ कि आज भी जो है हमारी संप्रभुता क्या है कि हम उसी पर जो हमारा एक स्टैंड है, उसी स्टैंड पे मतलब हम खड़े हुए हैं, हम जो है उसके प्रेशर में आकर के ऐसा कुछ नहीं किए हैं। ठीक है, तो अब ऑब्वियसली कि ग्लोबलाइजेशन के दौर में भाई कोई भी कंपनी, बड़ी कंपनी या फिर जो है अलग अलग संगठन, ठीक है, तो हर एक देश में अब कोई मतलब आवाजाही में कोई किसी प्रकार का रिस्ट्रिक्शन नहीं, इशू नहीं है, तो इससे संबंधित क्वेश्चन ये बन सकता है, पूछा जा सकता है। ठीक है, यहां तक बताओ किसी भी बच्चे को कोई अगर डाउट हो? नहीं सर, कोई डाउट नहीं है। पक्का? हाँ। चलो, तो संप्रभु का मतलब समझ गए ना कि बाह्य और आंतरिक तौर से, आंतरिक रूप में किसी अन्य सत्ता के अधीन नहीं है, हम स्वयं अपने निर्णय ले सकते हैं, निर्णय लेने में स्वतंत्र हैं। ठीक है, अगला है समाजवादी। समाजवादी
देखो भाई, समाजवादी यानी समाज में समानता, विशेष करके आर्थिक समानता स्थापित करने का लक्ष्य। इसके कुछ लक्ष्य हैं कि आर्थिक समानता स्थापित करना, आर्थिक समानता स्थापित करना, समानता स्थापित करना, स्थापित करना, एक मिनट, स्थापित करना। संसाधनों के सामुदायिक जो है नियंत्रण का समर्थन, मतलब वो संसाधन जो है किसी एक व्यक्ति के पास ना चले जाएं, तो संसाधनों पर अभी डिटेल में समझाऊंगा। संसाधनों के सामुदायिक, सामुदायिक नियंत्रण का समर्थन। भारत के मूल संविधान में जो है, भारत का जो मूल संविधान है, तो मूल संविधान में जो है ये समाजवादी शब्द का उल्लेख नहीं। 42वें संविधान संशोधन में इसको शामिल किया गया है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में समाजवादी शब्द को शामिल किया गया है। भारत का जो मूल संविधान था उसमें इस शब्द का कोई उल्लेख नहीं। और गांधी जी की जो अंत्योदय से सर्वोदय की जो अवधारणा रही है, ये दरअसल उससे प्रेरित है। अंत्योदय से सर्वोदय की ओर, अंत से उदय। समाज में जो है रामलाल है, जो एकदम दबला, जो है दबा कुचला है, शोषित वंचित पीड़ित है, उस रामलाल को समाज की मुख्य धारा में जोड़ना। तो जो समाज, जो मान लो कि समाज की एकदम अंतिम व्यक्ति है, समाज की इस लाइन में जो अंतिम व्यक्ति है, उसका उदय करना। तो अंत से उदय, सर्वोदय की ओर, और फिर सबका उदय। तो जो गांधी जी की अवधारणा है, यानी किससे, अंत्योदय से सर्वोदय की ओर, तो ये समाजवादी दरअसल इसी मूल्यों पर आधारित है। 1955 में कांग्रेस के जो है अवार्डी अधिवेशन में समाज को समाजवादी ढांचे के लक्ष्य को स्वीकृत करके, जिसके तहत संसाधनों के सामुदायिक स्वामित्व और संसाधनों के समतामूलक वितरण पर क्या किया गया, बल दिया गया। तो यहां पर यह बात आती है। अब देखो, भारत में समाजवाद चीन या रूस के समाजवाद से अलग है, क्योंकि यहां निजी संपत्ति की अनुमति है। चीन में निजी संपत्ति की अनुमति नहीं है, जो भी है वो सब किसका है, सब सरकार का है। पर यहां का समाजवाद क्या है, उनसे अलग है। संसाधनों के राष्ट्रीयकरण की अनुमति है, लेकिन राज्य के अधिनायक तत्व का समर्थन नहीं है, बल्कि लोकतांत्रिक समाजवाद की जो है धारणा है। इसका मतलब ऐसे समझो, इसको समझने के लिए आप ऐसे कह सकते हो, जैसे मैंने कहा कि भाई भारत में जो है जो समाजवाद है वो चाइना जैसे नहीं है। चाइना में जितना जो कुछ भी है वो सब किसका है, आप ऐसे समझो कि वो सब सरकार का है। भारत में समाजवाद यह संपत्ति के समाजीकरण में विश्वास रखता है, समानता में विश्वास करता है, मजदूर और वंचित वर्गों के कल्याण में विश्वास रखता है, शोषण विहीनता में विश्वास रखता है, लेकिन लोकतांत्रिक मूल्यों के आधार पर। कैसे, चुनाव के माध्यम से, संसद के कानूनों के माध्यम से, योजनाबद्ध विकास में जो है विकास के माध्यम से, ना कि जो है वर्ग संघर्ष के माध्यम से, ना ही हिंसा के माध्यम से, ना ही क्रांति के माध्यम से। मार्क्सवाद और साम्यवाद, जो आप चले जाओ छत्तीसगढ़ में, या फिर जो है अभी तक तो थोड़ा कम हुआ है, जो नक्सलवाद जो है, नक्सलवादी बंगाल से फैलता है। अभी डिटेल में समझाऊंगा कि ये कैसे नक्सलवाद का उदय होता है। ये भी वही चाहते हैं। लाल सलाम जो है ना, आपने सुना होगा, एक मूवी भी है, बहुत मेरा फेवरेट सॉन्ग है उसका, कि महंगाई वाला, उसमें सॉन्ग भी है कुछ महंगाई से रिलेटेड, और उसमें बॉबी देओल है, बहुत बढ़िया मूवी है। तो नाम नहीं अभी आ रहा, लेकिन देखना जरूर से, टाइम मिलेगा। तो जो नक्सलवाद है ना, उसमें बहुत आपको हेल्प मिलेगी, एक्चुअल में पता चलेगा। और मैं बार बार बोल रहा हूँ, देखो यूपीएससी तैयारी करना है ना, तो एकदम फ्रेंकली, बहुत प्रेशर में नहीं करना, बस पढ़ाई अच्छे से करना है। और सब कुछ ये नहीं कि एकदम बाबा नहीं बन जाना दाढ़ी बढ़ा के, कि नहीं अब तो एकदम पूरे बाबा, वो उनका भी नहीं होता है। ठीक है, अपने नेचर को मत भूलना यूपीएससी के दौरान। जो भी व्यक्ति नेचर भूला वो यूपीएससी नहीं क्लियर कर पाएगा। जो आपका नेचर है, जो आपको खाना पसंद है, जो आपको सुनना पसंद है, जो आपको जैसा जो पसंद है वो करो, पर पढ़ाई भी करो। अब देखो, मार्क्सवाद और साम्यवाद, जो है ये नक्सलवादियों का क्या मानना है। नक्सलवादी भी चाहते हैं कि भाई संपत्ति का समाजीकरण हो, ठीक है, जिनके पास लैंड का बहुत बड़ा हिस्सा है वो गरीबों को बांट देते हैं, वो भी चाहते हैं समानता हो, वो भी चाहते हैं मजदूर और वंचित वर्गों का कल्याण हो, वो भी चाहते हैं शोषण विहीनता हो।
भारत का संविधान भी कहता है, समाजवाद के अंतर्गत जो समाजवाद की अवधारणा है वो यही बात कहता है, लेकिन इसको प्राप्त करने के अलग अलग माध्यम हैं। कैसे कि भारत सरकार इसको कैसे प्राप्त करेगी कि संपत्ति का समाजीकरण हो, तो वह लोकतांत्रिक मूल्यों पर, ठीक है, चुनाव के आधार पर, संसद के कानूनों के आधार पर, योजनाबद्ध विकास के आधार पर, ठीक है, कि वो ऐसे चाहेगी। वो जैसे कि भाई एक रईस आदमी है तो रईस पे ज्यादा टैक्स लगा दो, और गरीब आदमी है उसको सब्सिडी दे दो, कई प्रकार की उसको सब्सिडी दे दो, सरकारी सहायता दे दो, ठीक है। आप देखो कि गरीबों के लिए भारत में कितनी सरकारी सुविधाएं हैं। बेशक देखो बहुत सारी स्कीम्स हैं, उन स्कीम्स का जो है इम्प्लीमेंटेशन ना हो पाए, वो दरअसल प्रशासन की गलती है। ध्यान से समझना जरा, मैं कह रहा हूं कि अगर आपको हेल्थ में कोई इशू है, हेल्थ से संबंधित, और आपके पास जो है वो स्वास्थ्य हेल्थ कार्ड हो, यानी हेल्थ कार्ड है जिसमें से आपको 5 लाख रुपए तक का क्या है, मतलब हेल्थ फ्री है, मतलब अगर कुछ होता है परिवार को तो मान लो कि आप जो है दवा करवा सकते हो, तो ये तो सबके लिए नहीं है ना, ये तो उन्हीं व्यक्तियों के लिए है जो समाज में जो है मतलब बहुत पुअर है, गरीब है एक तरीके से। लेकिन वही जो रईस व्यक्ति है, तो रईस व्यक्ति के लिए ऐसी व्यवस्था नहीं है। तो सरकार क्या कर रही कि उस गरीब व्यक्ति को ऊपर उठाने का प्रयास कर रही है कि नहीं? कैसे? वो अपनी नीतियों के माध्यम से, लोकतांत्रिक मूल्यों के माध्यम से, ना कि वह हिंसा के माध्यम से। वो ऐसा नहीं कहती है कि भाई अंबानी पे जाके जो है ना दो नाली लगाओ और बोलो कि चलो ठीक है, अपने जो है इतना बड़ा बंगला है इससे उतरो, इसमें जो है हम लोग रहेंगे, गरीब लोग रहेंगे, ऐसा नहीं, ठीक है। वो क्या चाहे, वो क्या करती है कि गरीबों के लिए जो है एक स्टिमुलेशन प्रोवाइड करती है, गरीबों सब्सिडी के माध्यम से, बहुत सारे माध्यम है, अपनी जो है अलग अलग नीतियों के माध्यम से उनका हेल्प करती है, उनको उठाने का प्रयास करती है। वहीं जो रईस वर्ग है, रईस वर्ग में टैक्स इम्पोज करके क्या करती है कि उनको जो है तो इनको बराबरी में एक प्लेटफॉर्म में लाने का प्रयास कर रही है, ठीक है। अब ऐसी चीजों में काफी लंबा टाइम लगता है। तो ये हमारी समाजवाद की अवधारणा है। पर मार्क्सवाद, साम्यवाद क्या कहता है, कार्ल मार्क्स क्या कहता है कि भाई जो है जिन भी बच्चों का ऑप्शनल जो है सोशियोलॉजी होगा, उन लोगों को पता है, मैं उन लोगों को बहुत मार्क्स के बारे में बड़ा डिटेल में पढ़ाता हूँ। मार्क्स क्या कहते हैं कि जो ये असमानता है उसका एक ही कारण है, वो है अर्थव्यवस्था। असमानता का एक ही कारण है अर्थव्यवस्था। और एक दिन ऐसा होगा कि जो समाज का जो गरीब है, जो दबा कुचला है, वो एक दिन क्रांति कर देगा, संघर्ष करेगा और संपत्ति का समाजीकरण हो जाएगा। तो वर्ग संघर्ष की बात करता है जो है साम्यवाद, जो चाइना, जैसे चाइना उसी थ्योरी पर बेस्ड है, चाइना का कॉन्सेप्ट वही है, ठीक है। तो वर्ग संघर्ष की बात करता है कि जो है अगर आप संपत्ति, रईस की संपत्ति गरीब को जो है बंदूक की नली पर क्या कर दिया जाएगा, रखकर उसको ट्रांसफर कर दिया जाएगा, और क्या है, क्रांति होगी, हिंसा करो अगर नहीं ऐसा होता है। मार्क्सवाद इस पे बात करता है, पर हम ऐसा नहीं बात करते। अगर ऐसा हो जाए, हालांकि साम्यवाद एक यूटोपियन कॉन्सेप्ट है, ध्यान रखना, ये सिर्फ आदर्श हो सकता है, क्योंकि जैसे अगर साम्यवाद स्थापित हो जाएगा तो एक सबसे बड़ी समस्या आ जाएगी कि लोग क्या हो जाएंगे कि जो एक कंपटीशन है, जो गुणवत्ता है, वो हो जाएगी शून्य। उदाहरण के तौर पे ऐसे समझो कि साम्यवाद कह रहा है कि सभी को जो है बराबर मिलेगा, तो भाई जो कुछ नहीं कर रहा है उसको भी उतना मिलेगा, और आप जो है बहुत कुछ कर रहे हो और आपको उतना मिलेगा, तो आप क्यों कुछ करोगे? जब उतना ही मिलना है तो क्यों आप मेहनत करोगे? तो बताओ, कंपटीशन और क्वालिटी दोनों डाउन होगा कि नहीं होगा? तो साम्यवाद दरअसल ऐसे काम करता है। तो हमारा समाजवाद क्या है, हम भी चाहते हैं, लेकिन हम किसके, लोकतांत्रिक मूल्यों के आधार पर। तो भारत में समाजवाद का अर्थ क्या है, मार्क्सवाद या जो है साम्यवाद नहीं। भारत का समाजवाद लोकतांत्रिक समाजवाद के निकट है, लेकिन उसका स्वरूप विशिष्ट है। सर्वोच्च न्यायालय ने समाजवाद को परिभाषित करते हुए एक केस में, डीसी नकारा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में कहा है कि भाई आय की असमानता को कम करना है, जो आय की डिस्पैरिटी है उसको कम करना है, जीवन स्तर की असमानता को कम करना है, मजदूर और वंचित वर्गों का कल्याण करना है, शोषण को समाप्त करना है। तो इस प्रकार से भारतीय समाजवाद का संबंध सरकार की जो है समानतावादी नीतियां हैं,
भारतीय समाजवाद का संबंध जो है सरकार की समानतावादी नीतियों से है। संपत्ति का निजीकरण या समाजीकरण जो है इसके केंद्र में नहीं है। संपत्ति का जो समाजीकरण या जो है निजीकरण इसके केंद्र में नहीं है। भारतीय समाजवाद इस बात पर बल देता है कि सरकार की जो नीतियां हैं वो समानता पर आधारित हों और वंचित वर्गों के पक्ष में हों, लेकिन भारतीय समाजवाद निजी संपत्ति और पूंजीवाद का विरोधी नहीं है। तो हमारा कुछ जो है ऐसा है सिस्टम। अब भारत में नई आर्थिक नीति ने प्रस्तावना में वर्णित समाजवाद के आदर्शों को महत्वहीन कर दिया। चर्चा करना है। एक क्वेश्चन कौन लिख के ला सकता है? लिख लो क्वेश्चन। नॉन स्टाफ लेक्चर दिया ना तो प्यास लगाई है। चलो पूछो, यहां तक कोई डाउट हो? नहीं सर, कोई डाउट नहीं है सर। क्वेश्चन सर वापस से रिपीट कर दीजिए सर। चलो सब लोग एक क्वेश्चन लिखो, लिख के लाना है। भारत में नई आर्थिक नीति ने भारत में नई आर्थिक नीति ने भारत में नई आर्थिक नीति ने प्रस्तावना में वर्णित समाजवाद के आदर्श को महत्वहीन कर दिया है। चर्चा कीजिए। महत्वहीन कर दिया है, चर्चा कीजिए। अब जो है ना इसे ध्यान से बढ़िया से आंसर लिखना है। और जो है ये मुझे सबमिट करना है। एक चीज और सुन लो, कल के लिए हेल्प भी मिलेगा। पंथ निरपेक्षता। पश्चिमी समाज में पंथ निरपेक्षता क्या है? पश्चिमी समाज मतलब वेस्टर्न कंट्री, अमेरिका वगैरह में, ब्रिटेन वगैरह, कि राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा। आप क्या कर रहे हो? मतलब सरकार और धर्म का कोई लेना देना नहीं। राज्य का अपना कोई धर्म नहीं। राज्य और धर्म के मध्य पूर्ण अलगाव, पूर्ण पृथक्करण होगा। राज्य और धर्म का कोई जुड़ाव नहीं है। पूर्ण क्या है? पृथक्करण है, पूर्ण अलगाव। ये पश्चिमी देशों में है। राज्य अपना जो भी राज्य अपना कर रहा है, धर्म जो भी उसको करना अपना करे, उससे कोई लेना देना नहीं पश्चिमी देशों में। पर भारतीय पंथ निरपेक्षता, देखो मूल संविधान में ये शब्द नहीं था। मूल संविधान में 42वां संविधान संशोधन होता है और ये जो है पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा जाता है। ठीक है, आप कभी कभी धर्म निरपेक्ष सुनते हो तो पंथ निरपेक्ष शब्द वही चीज है। ठीक है, तो ये शब्द जोड़ा जाता है। मूल संविधान में नहीं था। जैसे जो 42वां संविधान संशोधन, 1 मिनट रुकना। हाँ, तो राज्य का यहां पर भी कि भाई राज्य का कोई धर्म नहीं, अर्थात राज्य कोई धर्म को प्रमोट नहीं करेगा। राज्य और धर्म के मध्य पूर्ण अलगाव नहीं है अपने यहाँ, बल्कि सैद्धांतिक दूरी का पाया जाना है। मतलब कि राज्य धार्मिक मामलों में सकारात्मक हस्तक्षेप कर सकता है। भारत में धार्मिक मामलों में सकारात्मक हस्तक्षेप क्या है? पॉजिटिव सकारात्मक हस्तक्षेप। जैसे मैंने बताया कि भाई जो है इस्लाम में सब्सिडी दे दो कि भाई कुछ किसी को मक्का मदीना जाना है, ठीक है, देते हैं, सरकार देती है। ठीक है, किसी को जो है हज करने जाना है, देती है। अगर आपको जो है कई बार आपने देखा कि जैसे कि कुंभ में जाना है तो सरकार बोलती है कि
जो है स्पेशल ट्रेनें चलाई जाती हैं। तो क्या है कि यहाँ जो है कि राज्य धार्मिक मामलों में कर रहा है, ठीक है, सकारात्मक हस्तक्षेप कर रहा है। तो सर्वधर्म समभाव पर आधारित सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार, एसआर मुंबई वाद में इसे संविधान का आधारभूत ढांचा भी घोषित किया गया। ये संविधान का आधारभूत ढांचा भी है। तो हमारा जो है राज्य, मतलब हमारा देश, धर्म के जो मामले हैं, जो मसले हैं, वो सकारात्मक हस्तक्षेप कर सकता है। ब्रिटेन वगैरह पश्चिमी देशों में ऐसा नहीं है। धर्म अपना अलग है, वो धार्मिक जो है संगठनों को उन्हें सब्सिडी देना है, दो, नहीं देना है मत दो। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ क्या है कि भाई सभी धर्मों के लिए, आपको मैं बता दूं कि बहुत सारे ऐसे, जैसे कि अलग अलग धर्मों को लेकर के अलग अलग सब्सिडी प्रोवाइड करी जा रही है, अपने देश में प्रोवाइड करी जाती है, ठीक है। तो ऐसे कई प्रकार के सकारात्मक हस्तक्षेप हो सकते हैं। तो हमारा कॉन्सेप्ट और उनका कॉन्सेप्ट डिफरेंट है। इसके बाकी के बारे में कल डिटेल से डिस्कशन होगा। अगर किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लो, नोट्स में आपको जो है भेज दूंगा। और पिछली क्लास अमूल आप कर लेना, और प्रतिभा आप भी पिछली क्लास, मैं अभी आपको लिंक जो है ना, लिंक हालांकि भेजा भी हूँ मैंने, उस लाइन पे आप रहना, लिंक भी मैं भेज ही देता हूँ। चलो एक लिंक मैंने भेज दी है उस ग्रुप पे, ठीक है। तो वो पिछला क्लास है। हाँ, यहाँ तक आज क्लास रखते हैं। अब ये हिस्ट्री वाले सर जो है, प्रभा आज जो है अभी सर का जो है कुछ थोड़ा सा एक दो उनका व्यस्तता है, तो मैं बताता हूँ कि कैसे। बाकी आज रखेंगे क्लास, लेकिन अभी 11 बजे नहीं है डायरेक्ट, ठीक है। ठीक है सर, ठीक है सर, जो भी टाइम हो बता दीजिएगा। चलो ठीक है। हुमा समझ आया है? हुमा तो आज एकदम लगता है कि, अरे सर 4 बार 10 बार फोन करा रही है इसने, तब जाके उठी है। अच्छा, सो रही थी? हाँ सर। सही है, सही है। इससे बेहतर क्या हो सकता है। रात में सोती नहीं है, सुबह ही तो सोती है ये। इन्हें क्या इशू है? हमारा तो समझ आता है, पर इनका क्या इशू है? बेचारी से क्या करे, उसके ऊपर बहुत वर्क है, बहुत ज्यादा। ऑफिस भी देखना है, घर भी देखना, भाई की शादी लगी, सारा का सारा वर्क सर उसके ऊपर है। हम भी नहीं सर, ये लाइफ हम भी झेल चुके हैं, तो मुझे पता है ना अच्छे से। ऐसी बात नहीं है, वो फ्री नहीं रहती है। बोलो कि भाई की शादी का ठेका हमें दे दे, हम जो है कैटरिंग व्यवस्था और सारा सब कुछ व्यवस्था कर देंगे। अरे सर वो उसके बाद मतलब फैशन, उसका जो कपड़े वपड़े वगैरह, उसकी भी सर डेकोरेशन बहुत लगा है। अरे तो वो भी हम कर लेंगे, हम सब जानते हैं, हम शुद्ध देसी आदमी है, मुझे सब आता है। हुमा सुन रही हो? सो गई हो? वो सो ही गई है। हाँ मुझे भी लग रहा था। मुझे जो है ना, सब निचला काम से करके सब ऊपर तक आता है। मैं फ्रेंच तक जानता हूँ। आई नो सर, बिल्कुल आता होगा सर, तभी तो आप अच्छे गुरु हैं। तो इस वजह से जो है ना, मुझे लगता है कि, और देखो एक चीज मैं हमेशा बोल रहा हूँ, कभी कुछ भी करना मेहनत से मत डरना, अपने नेचर को मत भूलना, बहुत दूर तक जाओ। बिल्कुल बिल्कुल सर। अगर जो व्यक्ति अपना नेचर भूल जाता है, ठीक है, देखो जब आप सोशियोलॉजी वगैरह सब सब्जेक्ट पढ़ोगे ना, तो वहां पे मतलब एक फिलोसफिकल एस्पेक्ट आता है, वहां मजा आती है कि अच्छा। तो यहाँ पर क्या है, ये तो अभी फैक्ट सेक्ट है, ये सब चलता रहता है। जैसे कि मैंने कल एक बच्चे से मेरी जो है कल 1 घंटा बहस हुई। मैंने एक सिर्फ ये लिखा कि जो है जीवन का आधार प्रेम है स्टेटस पे। तो उस बच्चे ने शाम 1.5 घंटे तक, रात में 2 बजे तक उसने बहस करी। और बहस के बाद लास्ट में पता है क्या बोलता है? अरे सर जो है ना, मैं आपकी शरण में आना चाहता हूँ। मैंने कहा मैं बुद्ध नहीं हूँ, लेकिन तुम्हें अचानक से दिव्य दृष्टि कैसे प्राप्त हो गई कि मैं बुद्ध हूँ और शरण में आना चाहते हो? तो वो जो है बहुत देर तक बहस करता रहा। देखो क्या है, जो फिलोसफिकल सब्जेक्ट है ना, अगर एक ऐसा, मतलब मैं देख पा रहा हूँ कि दुनिया में एक ऐसी चीज है जो किसी को कहीं तक ले जा सकती है, और वो है एजुकेशन। हाँ सर, जीवन में हर एक व्यक्ति को पढ़ते रहना चाहिए, हर एक व्यक्ति को। श्योर सर। ठीक है, चलो ठीक है, मेरा एक कॉल भी आ रहा है। थैंक यू सर।